नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि। देहरादून से खबर कि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की हरिद्वार को एक बड़ी सौगात मिली है। आपको बता दें कि कुंभ मेला क्षेत्र की सड़कों के लिए धनराशि स्वीकृत की गई। 1 करोड़ 4 लाख रुपए के आसपास की धनराशि है जो कि स्वीकृत की गई है। साथ ही साथ हरिद्वार की 8 सड़कों पर लगाए जाएंगे सीसी टाइल्स। झाझरा में ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक का भी निर्माण होगा। 20 लाख रुपए की लागत से पहली किस्त स्वीकृत हो गई और 51.5 लाख रुपए की लागत से बनाया जाएगा ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक। तो झाझरा में ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक बनेगा। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से हरिद्वार के लिए ये एक बड़ी धनराशि होगी, बड़ी योजना रहेगी। सीएम की तरफ से ये एक योजना शुरू की गई है, एक बड़ा फंड रिलीज किया जाएगा। तो कुंभ मेला क्षेत्र के सड़कों के लिए धनराशि स्वीकृत की गई। कुंभ मेला क्षेत्र की सड़कों के लिए धनराशि स्वीकृत हुई। सीएम ने ये धनराशि स्वीकृत की है। 8 सड़कों पर लगाए जाएंगे सीसी टाइल्स। कुंभ मेला क्षेत्र के सड़कों के लिए धनराशि स्वीकृत की गई। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की हरिद्वार को यह बड़ी सौगात दी गई है। 1 करोड़ 4 लाख रुपए की ये टोटल धनराशि है जो कि स्वीकृत की गई हरिद्वार के लिए। इसमें सीसी टाइल्स भी लगाई जाएंगी सड़कों पर। इसके अलावा एक ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक भी बनाया जाएगा। झाझरा में ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक होगा, इसका निर्माण किया जाएगा। 20,62,000 रुपए की पहली किस्त स्वीकृत भी कर दी गई है। रेजिडेंट एडिटर फहीम तना हमारे साथ जुड़ गए हैं। फहीम, हरिद्वार के लिए बड़ी सौगात है, किस तरीके से हरिद्वार के विकास में और कुंभ मेले से पहले विकास में कितना ये सहयोगी साबित होगी? फहीम से हमारा संपर्क टूट गया है। फिलहाल आपको बता दें कि फहीम से हमारा संपर्क टूट गया। फिलहाल आपको बता दें कि झाझरा में ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा कई दूसरी योजनाएं होंगी जिनका यहां पर निर्माण होगा और हरिद्वार के विकास के लिए, क्योंकि कुंभ मेला भी आयोजित होना है हरिद्वार में और ऐसे में तमाम तैयारियां विकास के स्तर से अभी से शुरू हो चुकी हैं। तो कुंभ मेला क्षेत्र के सड़कों के लिए धनराशि स्वीकृत की गई। सीएम ने यह धनराशि स्वीकृत कर दी है। 8 सड़कों पर सीसी टाइल्स भी लगाए जाएंगे। हरिद्वार के अंदर झाझुरा में ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक भी बनाया जाएगा। तो हरिद्वार की 8 सड़कों पर ये टाइल्स लगाए जाएंगे। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की हरिद्वार को यह बड़ी सौगात मिली है। तो वहीं युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सीएम ने पहल की है। सीएम ने पर्यटन स्वरोजगार योजना के लिए मंजूर किए 10 करोड़ रुपए। 10 जिलों के लिए स्वीकृत 10 करोड़ की धनराशि। वीरचंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार के तहत धनराशि स्वीकृत की गई। तो 10 जिलों के लिए 10 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है और ऐसे में सीधे तौर पर देखा जाए तो तेजी के साथ यहां पर युवाओं को स्वरोजगार की ओर ले जाने की ओर ये एक तैयारी है। फिलहाल सीएम की स्वीकृति दी गई एक बड़ी धनराशि को युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सीएम की यह पहल है। सीएम ने पर्यटन स्वरोजगार योजना के लिए मंजूर किए 10 करोड़ रुपए। तो 10 जिलों के लिए स्वीकृत की 10 करोड़ की धनराशि। वीरचंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार के तहत धनराशि स्वीकृत हुई। तो 10 जिलों के लिए स्वीकृत की गई 10 करोड़ की धनराशि। वीरचंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार के तहत ये धनराशि स्वीकृत की गई है।
तो वहीं बीजेपी के नरेश बंसल ने दाखिल किया नामांकन। उत्तराखंड की एक राज्यसभा सीट पर चुनाव होना है और पार्टी की उम्मीदों पर खरा उतरूंगा, नरेश बंसल की तरफ से कहा गया। पार्टी ने बंसल को राज्यसभा चुनाव का प्रत्याशी घोषित किया है। नरेश बंसल को राज्यसभा भेजने के फैसले से बीजेपी विधायक खुश हैं और बीजेपी विधायकों ने कहा कि यह पार्टी का अच्छा निर्णय है। इससे पुराने कार्यकर्ता को सम्मान मिलता है और उत्साह बढ़ता है। नामांकन से पहले नरेश बंसल ने न्यूज वन इंडिया के रेजिडेंट एडिटर फहीम तन्हा से खास बातचीत भी की थी। इस दौरान के अंश भी हम आपको सुनाते हैं। राज्यसभा के लिए पार्टी ने उनको भेजने का निर्णय लिया है। ये भारतीय जनता पार्टी इसलिए पार्टी विद ए डिफरेंस कहलाती है क्योंकि यहाँ पार्टी के सामान्य कार्यकर्ता का सम्मान है और ये पूरे देश भर में फैले हुए सामान्य कार्यकर्ताओं को सम्मान देने का एक संदेश सब जगह है कि पार्टी में जो लंबे समय तक कार्यकर्ता काम करते हैं, धैर्य के साथ काम करते हैं, उनका पार्टी ध्यान रखती है। ये परिवार भाव से चलने वाली पार्टी है, परिवार की पार्टी नहीं है। किस तरह की आगे प्राथमिकता रहेंगी एक राज्यसभा सांसद के रूप में आपकी? जिस तरीके से काफ़ी उम्मीदें होती हैं, आपका क्षेत्र भी विस्तृत होता है, पूरा देश आपका क्षेत्र होता है। मैं जब से मेरा जन्म यही हुआ है, मेरी शिक्षा दीक्षा सब यही है, कर्मस्थल यही है और जब से राज्य बना है तब से मैं राजनीति के क्षेत्र में भी काम कर रहा हूँ। आंदोलन को भी मैंने देखा है। मेरी कोशिश रहेगी, मेरा प्रयास रहेगा कि जिन माताओं बहनों के संघर्ष से राज्य बना है और युवकों ने जो आंदोलन में भूमिका निभाई है, अपनी शहादत दी है, मैं उनके सपनों को साकार करने में अपनी भूमिका निभा सकूं, यही मेरा लक्ष्य है। तो बात करने के लिए धन्यवाद। ये थे नरेश बंसल जी, राज्यसभा सांसद के रूप में कुछ देर के बाद इनका चुनाव हो जाएगा। कुछ दिन के बाद 9 तारीख को वोटिंग है, लेकिन राज्यसभा में इनका जाना तय है क्योंकि बीजेपी का जिस तरीके से बहुमत है विधानसभा में, उससे इनका जाना राज्यसभा में तय है। और अपनी प्राथमिकताओं को गिनाते हुए कहते हैं कि वो जो आंदोलनकारियों के सपने हैं, उत्तराखंड के सपने हैं, उनकी जो उम्मीदें हैं उसको पूरा करेंगे। पार्टी ने उनके धैर्य का एक तरीके से रिजल्ट दिया है, उनका एक सम्मान किया है। अपने सहयोगी फैजान के साथ में फहीम तन्हा, न्यूज़ वन इंडिया, देहरादून। पार्टी के अंदर जो एक लंबे समय से काम कर रहा है उसको सम्मान मिलना एक अच्छी बात है और इससे पार्टी मजबूत होती है, लोगों में विश्वास जागता है। तो नरेश बंसल जी के बनने के खुशी में सब लोग खुश हैं कि पार्टी का अच्छा फैसला है और इसी स्वागत के साथ हम सब लोग यहाँ पहुँचे हैं, उत्साह के साथ पहुँचे हैं। नरेश बंसल जी पहुँचेंगे, अपने उत्तराखंड के रहने वाले हैं, कार्यकर्ता की चिंता करेंगे और निश्चित रूप से पार्टी में और मजबूती मिलेगी। पार्टी के नरेश बंसल जी बहुत सुलझे हुए और बड़े लंबे समय से सेवा कर रहे हैं पार्टी की और उन पे अगर हाईकमान ने राज्यसभा के लिए चुना है तो हम नरेश बंसल जी और हाईकमान का धन्यवाद करते हैं और बधाई देते हैं कि जिस तरह उन्होंने पार्टी संगठन की सेवा की, आने वाले समय में उत्तराखंड के जो मेन समस्याएं हैं उनका राज्य सभा में उनके समाधान के लिए वो आवाज़ उठा। देखिए, अभी हम सब लोग बैठे थे और सभी लोग आज बड़े उत्साह के साथ यहाँ पर आए हैं। तभी एक प्रश्न किया है कार्यकर्ता ने कि साहब आप तो ऐसे बन के आए हैं पुनीत मित्तल जी से कि जैसे आप ही का नॉमिनेशन हो रहा हो। तो हमें मानते हैं हमारे बीच के कार्यकर्ता आगे बढ़ता है और उसको कहीं मौका मिलता है तो हम सबको मौका मिलता है। हम उस उत्साह के रूप में उसको देख रहे हैं क्योंकि हमारे अपने बीच के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने संगठन को बहुत समय दिया है। आज उनकी ताजपोशी राज्यसभा सदस्य के नाते हो रही है कि हम सब के लिए सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान का प्रश्न है। हम सबका सम्मान हुआ है और हम बड़े उत्साह के साथ आज उनका नॉमिनेशन कराने जा रहे हैं। खबरों में बढ़ते हैं आगे। मसूरी से खबर है जहां पर यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। यूथ कांग्रेस ने जमकर हल्ला बोल किया। सरकार के खिलाफ कई आवाजें बुलंद हुई हैं। तो मसूरी के अंदर यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। बेरोजगारी और फॉरेस्ट गार्ड भर्ती घोटाले को लेकर यह प्रदर्शन किया गया। प्रदेश अध्यक्ष सुमित्र भुल्लर के नेतृत्व में यह कांग्रेस का प्रदर्शन हुआ। प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष की तरफ से यह नेतृत्व किया गया। इस पूरे एजेंडे का फिलहाल मसूरी के अंदर यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। सरकार के खिलाफ, सरकार की नीतियों के खिलाफ, बेरोजगारी और फॉरेस्ट गार्ड भर्ती घोटाले के खिलाफ यह प्रदर्शन था। तो प्रदेश अध्यक्ष सुमित्र भुल्लर के नेतृत्व में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की।
तो मसूरी में यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। तो बेरोजगारी और फॉरेस्ट गार्ड भर्ती घोटाले को लेकर यह प्रदर्शन किया गया। तो युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुमित्र भुल्लर की तरफ से नेतृत्व किया गया इस पूरे आंदोलन का, इस पूरे धरना प्रदर्शन का। मसूरी में यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। तो प्रदेश अध्यक्ष यूथ कांग्रेस सुमित्र भुल्लर के नेतृत्व में कांग्रेस का प्रदर्शन। सुनील सोनकर हमारे संवाददाता मसूरी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, आज जो प्रदर्शन किया गया यूथ कांग्रेस की तरफ से, किस तरीके की तस्वीर थी, क्या विरोध था उनका? जी देखिए, यहाँ पर लगातार यूथ कांग्रेस ये प्रदर्शन कर रहा है कि जिस तरीके से प्रदेश और देश में बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, महंगाई पर लगातार बढ़ रही है और जिस तरीके से उत्तराखंड में फॉरेस्ट भर्ती घोटाला हुआ है उसको लेकर यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। उनका कहना है कि केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार लगातार कहीं ना कहीं रोजगार देने की बात यहाँ पर कर रही थी। 2014 में जब मोदी जी सत्ता पे आए थे तो उन्होंने कहा था कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, परंतु ये सारी बातें जुमलेबाजी रही है। और जिस तरीके से उत्तराखंड में अभी लॉकडाउन के दौरान कई प्रवासी यहाँ पर लौटे थे और उसके बाद उनके द्वारा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत उनको रोजगार देने की बात की जा रही थी, परंतु वो योजना भी फेल हो गई है। जो प्रवासी आए थे वो वापस दूसरे प्रदेशों पे लौटने लगे हैं काम के ढूंढने के चक्कर में। तो ऐसे में साफ तौर पर ये बीजेपी सरकार फेल होना वो उन्होंने बताया कि 2022 में जो प्रदेश में चुनाव होने हैं उसमें जनता ने असली चेहरा बीजेपी का देख लिया और उनको जवाब देगी। वहीं 2024 में भी केंद्र की भाजपा जो सरकार है उसको जवाब देगी और इसका जीता जागता एग्जाम्पल बिहार के चुनाव में पता लग जाएगा जो अब शुरू होने वाले हैं। उन्होंने कहा जो बीजेपी के साथ अलायंस यहाँ पर नीतीश कुमार का हुआ है उसकी हार से ही पता लग जाएगा कि किस दिशा में भाजपा काम कर रही है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। खबर देहरादून से, जहां पर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव 3 दिन के दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे और वहां पर उन्होंने तमाम कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हैं देवेंद्र यादव, जो कि 3 दिन के दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे हैं। तो कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव की उसी दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जब वह तमाम कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे थे। कांग्रेस के उत्तराखंड प्रभारी तो 2022 को लेकर देवेंद्र यादव ने चुनावी बिगुल फूका और साथ ही साथ उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस की जीत के दावे भी कर दिए हैं और जनता को क्या कुछ बेहतर मिलेगा इसके वादे भी शुरू हो गए हैं। और इसके बाद अभी माननीय जो हमारे प्रभारी यादव जी हैं और राजेश धर्मानी जी सह प्रभारी जी हैं, इनके द्वारा अध्यक्ष जी प्रतिपक्ष नेता, पूर्व सांसद, वर्तमान में जो विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, उनके सब 2 बजे तक इनकी बैठक है। 2 बजे के बाद जो संगठन के प्रदेश महासचिव, उपाध्यक्ष इनकी और सचिव की बैठक है। और निश्चित रूप से कांग्रेस में एक ताकत का काम किया है देवेंद्र यादव जी, हमारे युवा साथी हैं, राजेश धर्मानी जी जो सह प्रभारी हैं, और एक ऐसे व्यक्ति को प्रभार दिया गया है जिनके कार्य करने की क्षमता बहुत अच्छी है और जो दिल्ली में भी अपने क्षेत्र में कारपोरेशन में चुनाव जिता के लाए हैं। कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार है और हमारे आज प्रभारी प्रथम बार उत्तराखंड की देवभूमि में आए हैं। हम उनका स्वागत के लिए आज जिस तरह से कांग्रेस के लोग आए हैं, इससे आपको साफ प्रतीत होगा कि अब आने वाला टाइम बीजेपी का उत्तराखंड से जाने का टाइम है। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लोगों से त्योहारों के समय कोरोना से सतर्क रहने की अपील की है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के अनुसार त्योहारों के समय कोरोना का ध्यान रखते हुए मर्यादा का पालन करना है। रविवार को प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सुनने के बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कोरोना काल में पूरे मनोयोग से लगे कोरोना योद्धाओं और सफाई नायकों को खुशियों के पर्वों को मनाने के लिए अपने साथ शामिल करने की अपील की है। उन्होंने मन की बात में सीमा पर तैनात सैनिकों को भी याद किया। हम सभी देश इन सपूतों के सम्मान में घर में एक दीपक जरूर जलाएं। हमारे जवान राष्ट्र की सुरक्षा के लिए सीमाओं पर पूरे साल 24 घंटे ड्यूटी करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के मुताबिक सभी को वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए बाजार से सामान खरीदते समय स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देनी होगी। तो वहीं पौड़ी में खेल विभाग परिसर में सरकारी आधुनिक जिम खोला गया। यह जिम
अब युवाओं को और ज्यादा फिट रखेगा। जिम का उद्घाटन सांसद तीरथ सिंह रावत ने पौड़ी विधायक मुकेश कोहली के साथ मिलकर किया। वहीं जिम को नया रूप देने में जिलाधिकारी धीरा सिंह गर्ब्याल का भी अहम योगदान है। आपको बता दें कि जिम की बदौलत अब युवा और फिट रहेंगे। इस सरकारी जिम में पहुंचाया जाएगा। फिलहाल इसी कड़ी में सांसद तीरथ सिंह रावत ने कहा कि पौड़ी का स्वरूप अब धीरे धीरे बदल रहा है। उनका कहना है कि युवाओं को ये सौगात मिली है तो इसका पूरा लाभ युवाओं को मिल सकेगा। तो आधुनिक जिम का यहां शुभारंभ किया गया। आपको बता दें कि ये सरकारी जिम होगी जिसमें युवा एक्सरसाइज कर खुद को फिट रखेंगे। पौड़ी नगर वासियों को और अपनी विधानसभा पौड़ी के सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा, बधाई देना चाहूँगा। जिस हिसाब से नए परिदृश्य में नए युवा उभर के आ रहे हैं और पहले जैसे अब खेतीबाड़ी भी कम हो गया है तो स्वाभाविक है कि शहरीकरण ज़्यादा हो गया है, युवा शहर में ज़्यादा रहते हैं तो उनको बड़ी मुश्किल हो रही थी एक व्यायाम करने के लिए। तो इस आधुनिक जिम से जहाँ हमारा पौड़ी शहर सुंदर है, साक्षर है, हष्ट पुष्ट भी यहाँ के बच्चे होंगे, इस बात की मुझे खुशी है। और जैसे अभी हमारे माननीय सांसद जी ने कहा है कि इसको हम धार्मिक पर्यटन के रूप में और यहाँ पे टूरिज़्म को हम डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो जब बाहर से पर्यटक आएंगे उनको भी यहाँ पे एक अच्छा जिम एक्सरसाइज करने के लिए मिले, इस दृष्टिकोण से भी पौड़ी के लिए ये मील का पत्थर साबित होगा। एक ऐसा केंद्र बिंदु है जहाँ की पर्यटन की भी अपार संभावनाएं हैं और एक सर्किल भी मैंने कब बनने जा रहा है। तो ये सर्किट जो बन जाए तो नली में झील है या आपका जिम का उद्घाटन तो पौड़ी जैसा स्थान सौंदर्य झलकती है तो पर्यटक जब आएगा तो उसके लिए बच्चों के लिए उनके लिए ये सुविधा भी जरूरी है। तो उसके तहत एक जिम का भी यहाँ पे जिला योजना के तहत हो रहा है। बहुत सारे होम वो भी हुए हैं तो और भी चीज़ें बनी हैं तो ये एक अच्छा है और उसका लाभ ले पाएंगे। तो ये सब चीज़ें देखते हुए जो नौजवान है इसका लाभ ले पाएगा। तो वहीं हरिद्वार में स्ट्रीट वेंडर्स की मांगों को लेकर मेला अधिकारी दीपक रावत को ज्ञापन सौंपा गया। दरअसल फुटपाथ के रेडी पटरी वालों को स्ट्रीट वेंडर्स लघु व्यापारियों को समस्त कुंभ मेला क्षेत्र में राज्य फेरी नीति नियम के अनुसार मेला पार्किंग, बस अड्डे, महामंडलेश्वर नगर क्षेत्र में वेंडिंग जोन बनाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। रेडी पटरी वाले लगातार वेल्डिंग जोन के अंदर नगर निगम और मेला प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि उनको जल्द से जल्द वेंडिंग जोन के अंदर बना दिया जाए जहां पर वो अपने व्यवसाय को कर सकें। वहीं इस पर दीपक रावत का कहना है कि रेडी पटरी वालों को वेंडिंग जोन के अंदर स्थापित किया जाए। नगर निगम में भी वेंडिंग जोन को लेकर प्रक्रिया चल रही है। तो रेडी पटरी वालों के लिए स्ट्रीट वेंडरिंग एक जोन बनाया जाए जिसमें वो खड़े हो सकें और मेला अधिकारी को भी इसके लिए ज्ञापन सौंपा गया। कुंभ को लेकर तमाम तैयारियां रहें और मेला अधिकारी दीपक रावत को ये ज्ञापन सौंपा गया। साथ दे, साथियों साथ दे, टोली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, रेडी पटरी जिंदाबाद। हमारे टाउन वेंडिंग कमेटी के सदस्य हैं, उनसे भी मेरा अनुरोध है कि क्या वो भी मेले में अलग अलग सेक्टर्स बनते हैं। सेक्टर्स के अलावा बस अड्डे बनते हैं, बहुत सारी छोटी पार्किंग्स बनती हैं। तो इसमें लिहाजा सभी जगह वेंडिंग जोन्स की आवश्यकता पड़ती है जिसमें रोज़मर्रा की आवश्यकता की चीज़ें हों, खाने पीने के स्टॉल्स हों और भी बहुत सी फैसिलिटीज़ होती हैं जो दे सकते हैं। तो आमतौर पे यही व्यवस्था होती है कि जो वेंडिंग जोन हम बनाते हैं उसको टेंडरिंग के माध्यम से एक पारदर्शी तरीके से इसको अलॉट करते हैं। दूसरा जो वेंडिंग जोन का आप मसला पूछ रहे हैं वो ये है कि टाउन वेंडिंग कमेटी जो गठित है हरिद्वार शहर के अंदर, उसको भी वेंडिंग जोन्स बना के अलग अलग वेंडर्स को देने थे, जिसका कार्य गतिमान है, जो कि एक सर्वे के आधार पे हो रहा है, जिसमें अलग अलग सर्वे के मैं समझता हूँ बिंदु होंगे जो नगर निगम के पास है और उसके तहत भी 2-3 वेंडिंग जोन्स के एरिया चिन्हित हैं जहाँ पे कि जो पात्र वेंडर्स हैं उनको अलॉटमेंट किए जाएंगे। कि तमाम रेडी पटरी वालों को भारत सरकार और राज्य सरकार की जो योजनाएं चल रही है जिसमें राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत किस प्रकार से तमाम रेडी पटरी के स्ट्रीट वेंडरों को समाहित किया जाए, उसी संदर्भ में मैंने आज आग्रह किया है कि तमाम मेला क्षेत्रों के अंदर जो मेले के दौरान पार्किंग बनेंगी, बस अड्डे बनेंगे इत्यादि क्षेत्रों के अंदर जो भी अस्थायी रूप से कार्य होगा कि तमाम रेडी पटरी के जो स्ट्रीट वेंडर हैं, लघु व्यापारी हैं, उन लोगों को वेंडिंग जोन के रूप में स्थापित किया जाए।
तो वहीं 3 दिन के दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव। देहरादून पहुंचे देवेंद्र यादव, कांग्रेस भवन में उनका स्वागत किया गया। कांग्रेस भवन में प्रदेश प्रभारी ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में पूर्व सीएम हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश भी मौजूद रहीं। अपने 3 दिवसीय दौरे में देवेंद्र यादव अलग अलग जगहों पर बैठक करेंगे। पहली बार नए प्रदेश प्रभारी के देहरादून आने से कांग्रेस में उत्साह का माहौल है। 2022 की चुनावी तैयारी के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण ये दौरा बताया जा रहा है। तो कांग्रेस के प्रभारी बनाए गए देवेंद्र यादव और वो पहली बार यहां पर पहुंचे हैं। देखिए, सबसे पहले तो वीरों की धरती और क्रांतिकारियों की इस पावन धरती देवभूमि को नमन करता हूँ। और आज का जो ये दौरा है, ये 3 दिवसीय दौरा रहेगा और इस दौरे के दौरान हमारी ये कोशिश है कि हम अपने परिवार में बैठकर चर्चा करें, सलाह मशवरा करें, हम कहाँ पर कोई कमियाँ हैं, किसको दूर किया जा सकता है और आने वाले समय में किस तरीके की स्ट्रैटेजी के साथ हमें आगे बढ़ना है, उस संबंध में आज की ये मीटिंग से हमने रखी है। इस 3 दिवसीय दौरे के दौरान हमारी कोशिश रहेगी कि सीनियर लीडरशिप से लेकर हमारा जो ब्लॉक का अध्यक्ष है और उसके पश्चात जो एक वर्कर हैं, उन सभी से उनकी राय जानने की कोशिश की जाएगी, उनसे मुलाकात करने की बात की जाएगी और उनके द्वारा दिखाए गए रास्ते पर आगे बढ़कर किस तरीके से स्ट्रेटेजाइज करके हमें उसमें आगे बढ़ना है, वो रास्ते तलाशने की जरूरत है। देखिए, सबसे पहले तो 3 दिन के दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे हैं कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव। रेजिडेंट एडिटर फहीम तन्हा हमारे साथ जुड़ गए हैं। फहीम, देवेंद्र यादव पहुंचे हैं उत्तराखंड और 3 दिन उनके कई दौरे रहेंगे, क्या कुछ तैयारियां हैं इसको लेकर? देखिए तुषार, कांग्रेस की तैयारियों के बीच एक सबसे बड़ी बात है कि देवेंद्र यादव को प्रभारी बनाया है। पहली बार उनका उत्तराखंड का दौरा है, तो देवेंद्र यादव के ऊपर यानी कांग्रेस के साथ साथ देवेंद्र यादव के प्रभारी के रूप में बड़ी एक चुनौती इस बात को लेकर के है कि 2022 की जिम्मेदारी उनको दी गई है चुनाव की, और कांग्रेस एक तरीके से देखें तो बहुत कुछ हार चुकी है। सब कुछ हारने की स्थिति में कहा जाता है विपक्ष के तौर पर सत्ताधारी दल के द्वारा, लेकिन कांग्रेस के जो 11 सीटें हैं, इसको बढ़ाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी, सबसे बड़ा दायित्व इस समय देवेंद्र यादव के पास है। आज वो पहुंचे हैं अपने 3 दिन के दौरे पर, तो उनके मन में कहीं ना कहीं वो बात है जिस बात को कह रहे हैं कि सबको एकजुटता, सीनियर लीडर से लेकर के और ब्लॉक स्तर के कार्यकर्ता तक से बात की जाएगी, समस्याएं जानी जाएंगी, विचार जाने जाएंगे। यानी कहीं ना कहीं उस दबाव को, उस जिम्मेदारी और उस जवाबदेही को लेकर के देवेंद्र यादव यहाँ पहुंचे हैं कि कांग्रेस में किस तरीके से एकजुटता के साथ वो जोश भरा जाए, वो कार्यकर्ताओं के अंदर एक ऊर्जा भरी जाए कि वो मिशन 2022 में बीजेपी के समक्ष जाकर के खड़ा हो सके। तो लिहाजा इसी मुद्दों को लेकर के तमाम तरीके की कवायद होनी है। अभी जो सबसे पहले बैठक हो रही है वो प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक हो रही है, उसमें सीएलपी भी हैं, सीएलपी लीडर्स भी हैं, उसमें हरीश रावत पूर्व सीएम है, राष्ट्रीय महासचिव हैं, वो भी शामिल है, और प्रदेश के जो पदाधिकारी है, कार्यकारिणी के, उनके साथ उनकी इस समय बैठक अभी चल रही है कांग्रेस भवन में, और उसके बाद उनकी महामंत्रियों के साथ में बैठक होनी है, और उसके बाद फिर और जो प्रदेश के जिलों के पदाधिकारी हैं उनके साथ बैठक होनी है, तमाम ये लंबी कवायद चलनी है। तो उस जिम्मेदारी को लेकर के जो एक दबाव है स्वाभाविक तौर पर कि एक जो परफॉर्मेंस है कांग्रेस की 2022 में, क्योंकि सत्ताधारी दल बीजेपी के समक्ष खड़े होना है और प्रचंड बहुमत है बीजेपी का इस समय, और बीजेपी उस बहुमत को बनाए रखने के लिए जो मेहनत कर रही है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस उस स्वाभाविक दबाव को महसूस कर रही है, जिसकी तैयारी के तौर पर इस दौरे को देखा जा रहा है। अब कितना इस 3 दिन से वो मंथन के बाद में कितना जोश भर पाएंगे, क्या रणनीति एक तय करेगी कांग्रेस, ये देखने वाली बात होगी। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।
तो देवभूमि में इसी के साथ बस इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।